हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज के डेट में हम ट्वेल्थ का पहला चैप्टर देखेंगे। उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे कि ट्वेल्थ में पहला चैप्टर क्या है और फिर उसके बारे में क्या क्या डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि जो टेंथ वाला चैप्टर था, टेंथ वाले जो बुक थे, पहले उसको हम अज्यूम करेंगे। सबसे पहले आपको ट्वेल्थ का जो अगर अच्छे से समझना है तो टेंथ के बुक को आप फिर से ले आकर के उसको पढ़ो, देखो, फिर उसके बाद ट्वेल्थ का समझ लो, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी जो ट्वेल्थ में है, अच्छा, ट्वेल्थ में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हर चीज है ना। उसमें चार्ज है, करंट है, ये है, वो है, फोर्स है, कूलम्ब है। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं, ये इसको आराम से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं रहता है, तो उसको मैं समझा देता हूँ। पहला टॉपिक जो है ना वो है कूलम्ब है ट्वेल्थ के फिजिक्स में। अभी आपने 11th में कुछ टाइम पहले ही पढ़ा होगा ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन में आपने क्या पढ़ा था कि जब m1 और m2 मास एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हों एट डिस्टेंस r, तो उनमें एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है। आपने ये पढ़ा था। ठीक है, 11th में ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। देखो, आदमी भूल ही जाता है, कोई भी काम जब रेगुलर नहीं करोगे तो आदमी भूल ही जाता है। मैं खुद ही भूल जाता हूँ हर चीज, है ना। हर कोई भूलता है, मैं ही नहीं, हर कोई भूल जाता है। तो कोई बात नहीं, अगर आप भूल गए होगे तो फिर से एक बार इसको देख लो। ठीक है, नहीं तो गूगल कर लो, तुरंत हो जाएगा, आपको याद आ जाएगा, क्योंकि पढ़े हो तो याद करने में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा था कि m1 m2 दो मास अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हो एट डिस्टेंस r, तो उसमें एक फोर्स अप्लाई होता है जिसे कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। आपने यही पढ़ा था। ठीक है, इसे न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ भी बोला जाता है। इसे आप क्या बोलते थे, न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, अब ये था 11th में न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ। सेम चीज है, हर चीज सब सेम है, बस क्या है, कूलम्ब लॉ। ये कूलम्ब लॉ सेम चीज है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे मास की जगह पे चार्ज आ जाएगा। अब देखो, अब मैं समझाता हूँ। अब जैसे मान लिया कि इसमें एक, देखो एक चीज और है, जो ग्रेविटेशनल लॉ था उसमें सिर्फ अट्रैक्शन हो रहा था कि नहीं। कोई भी दो मास हैं एक दूसरे से अट्रैक्ट ही होती हैं, है ना, रिपेल तो नहीं ना। ग्रेविटेशन का मतलब क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स का, अगर ये मार्कर और मैं रखा हुआ हूँ, है ना, तो हम दोनों में जो एनर्जी है, मास है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, ऐसे करके आपने पढ़ा था। लेकिन क्या है, इसमें ना दोनों केस आ जाते हैं, अट्रैक्ट और रिपेल दोनों वाले कंडीशन आ जाते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से अगर अगर कोई दो चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से कांटेक्ट में रखे हुए हैं, तो उनमें एक फोर्स अप्लाई होता है जिसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या बोला जाता है, 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है, अब ये फोर्स क्या होता है, अब मैं इस फोर्स के बारे में लिख देता हूं कि ये जो फोर्स है इसे कूलम्ब लॉ कहा जाता है, यानी इट इज कॉल्ड कूलम्ब लॉ। दूसरी बात, जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, फिर F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2, और F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लिखो, फिर उसके बाद क्या होगा, इन तीनों को मर्ज कर दो। अब जैसे F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R²। दोस्तों, अगर प्रोपोर्शनल को हटाया जाए तो आपको पता है कि कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो इसी के बेस पे हम क्या करते हैं कि इक्वल कर देते हैं, और 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन में R² ला देते हैं, और यही हमारा कूलम्ब फोर्स है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लीजिए, एक बार आप देख लीजिए, मैं हट जाता हूँ। इसको आराम से आप देख लीजिए और बुक में भी आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका डिफिनीशन अभी मैं बता देता हूँ, और डिफिनीशन भी यही चीज है। आप देखो, अब इतना आप पढ़ चुके हो कि आप आराम से इसको कर सकते हो। समझ में आया?
अगर कोई चीज लिखा हो तो उसको आप डिफाइन आराम से कर सकते हो, क्योंकि आप 12th में आके हो, वो भी साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अपनी कैपेसिटी को जानो। ठीक है, अब देखो कूलम फोर्स में क्या लिखना है। सबसे पहले व्हेन टू चार्ज Q1 Q2 आर इन कॉन्टेक्ट एट डिस्टेंस ऑफ r। ठीक है, व्हेन Q1 Q2 चार्ज इज आर इन कॉन्टेक्ट एट डिस्टेंस r, देन इट इज अप्लाइड अ फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, उनके बीच में एक अप्लाइड फोर्स होगा, है ना, अप्लाइड फोर्स बिटवीन देम, और इट इज कॉल्ड कूलम लॉ। दिस फोर्स, ठीक है, दिस फोर्स if directly proportional to Q1, if directly proportional to Q2, if inversely proportional to square of the distance। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो if proportional to Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर, इन तीनों को मर्ज कर दिया। ठीक है, और ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आ गया, और यही हो गया आपका कूलम लॉ। तो उम्मीद है कि आप इसको आराम से समझ लिए होंगे। अब 12th में हम फिजिक्स को और भी अच्छे तरीके से समझेंगे और आसानी से इस तरीके से समझेंगे कि आपको कोई टेंशन ना हो। अगर कोई टेंशन होगा तो आप फिर से मेरे प्लेलिस्ट में आकर के आप इसको देख लीजिएगा, आराम से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है, अगर आप आराम से इसको वीडियो को अच्छे से देख लिए तो क्यों नहीं क्लियर होगा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि मैं खुद ही कोशिश करता हूँ आप लोग से अच्छे से एक्सप्लेन करने का, आप लोग को अच्छे से समझाने का। और देखो मैं क्या करता हूँ, अब आपने एक दो वीडियो ऐसे भी देखा होगा, ठीक है, इस तरीके से वीडियो देखा होगा, डिफिनीशन लिख करके कैमरा चालू करते हैं, फिर आकर के डिफिनीशन समझाते हैं। ठीक है, मैं वैसा काम नहीं करता। मैं वैसे देखो उसमें भी टाइम लगेगा, मैं लिखूंगा फिर उसके बाद कैमरा चालू करूंगा, उसमें भी टाइम लगेगा। इससे अच्छा मैं कैमरा चालू करने से पहले लिख सब तैयार कर लेता हूँ और कैमरा चालू करूंगा, फिर शुरू से आपको समझाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं डिफिनीशन लिख के आऊँ, हेलो दोस्तों। ठीक है, तो मेरा यही कॉन्सेप्ट है और इसी वजह से मुझे लगता है कि आप आराम से कर लोगे। ठीक है, क्योंकि मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो आप आराम से इसको पढ़ो, कोई डाउट हो तो उसको कमेंट करो, और फिर उसके बाद आगे तो हम पढ़ेंगे ही। अभी तो शुरुआत है, 12th में देखो कितने अच्छे से हम पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।